तो देखिए, जैसे मान लें हमसे कहा जाए कि an achromatic lens of focal length (20 centimeter) is to be prepared using two lenses made of materials having dispersive powers in the ratio of 3:1. Find the focal lengths of the two lenses to be used to have the desired
हाँ तो बेटे कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे ω1/f1 प्लस ω2/f2 इक्वल टू 0। ये जो है ये कंडीशन किसकी है बेटे, फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ω1/f1 इक्वल टू माइनस ω2/f2। दैट मीन्स f1/f2 is equal to minus ω1/ω2, that is -3 by, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या पता चलेगी बेटे, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f, दैट मीन्स 1/20 is equal to 1 by, ये सेकेंड, 1/f1 प्लस 1/f2, इसको नाम देंगे हम सेकेंड। f1 को -3/2 इंटू f2 पुट कर सकते हैं, तो 1/2 आ जाएगा -3f2/2 प्लस 1/20 इक्वल टू -2/3f2 प्लस 1/, यहाँ से आप चाहो तो 3f2 एलसीएम ले लो, तो f2 से f2 कैंसिल हो जाता है, 3f2 से 3f2 -2 बचे, प्लस इधर 3 आ जाता है। तो क्या हो गया बेटे, f2 की वैल्यू तो आ गई 20/, और f2 20/3 आ गया, तो f1 कितना आ जाएगा, f1 है -3/2 इंटू f2 के, तो -3/2 इंटू 20/3, -2। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, -10 सेंटीमीटर। इस तरह के दो लेंसेज अगर हम लें तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 20 आ भी जाएगा, और वो एक अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होगा, है ना। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटे, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में आपके जो दो लेंसेज होंगे उनकी फोकल लेंथ एक की पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव होगी, है ना। दोनों यस सर। पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव फोकल लेंथ कभी नहीं हो सकती है क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में, डेफिनेटली एक की पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव फोकल लेंथ। और देखो
अच्छा बच्चों, देखो अपन बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, आप सब लोगों को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में तो पता होगा। आवर respected JPN sir is no more. So let us just at our desk stations, let us stand up and keep 1 minute silence and pray to the Almighty Lord. भगवान से प्रार्थना करें कि जहाँ पे भी वो उन्हें शांति दे, उनकी फैमिली को जो है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की पूरी ताकत दे। Let us pay our tributes to respected JPN सर। मेरे काफी अच्छे फ्रेंड थे, हम लोगों ने 4-5 साल साथ में काम किया और बड़े दुख की अनटाइमली भगवान ने उनको। लेट अस कीप 1 minute silence and stand and pray for our respected। हाँ बच्चों, तो हम लोग अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है, ये अरेंजमेंट हमें 3 प्रिज्म्स का दिया हुआ है। 2 प्रिज्म्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है, अपेक्स एंगल भी उनका सेम है और सेम ही ओरिएंटेशन में हमने उनको रखा हुआ है। एक प्रिज्म बीच वाला जो है वो इन्वर्टेड रखा हुआ है और उसका अपेक्स एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है। अच्छा, ये जो 2 प्रिज्म्स हैं, इनके लिए हमें डेटा दिया हुआ है कि ये वैल्यू मेरे को थोड़ी हटानी पड़ेगी यहाँ से। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वॉयलेट लाइट के लिए है 1.52
येलो लाइट के लिए है 1.48, 1.50, और रेड लाइट के लिए है 1.48। और जो बीच वाला प्रिज्म है उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कुछ इस प्रकार से हैं। वॉयलेट के लिए है 2.1, 2.02, येलो के लिए है 2.0 और रेड के लिए है 1.98। ठीक है, तो हमें पता करना है फाइंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन and the mean deviation produced by the above arrangement of the prisms. Find the angle of dispersion and the mean deviation produced by the above arrangement of the prisms.
तो बेटे इस केस में देखो क्या होगा, जो दो प्रिज्म्स का ओरिएंटेशन सेम है वो सेम डायरेक्शन में लाइट रेस को डेविएट करेंगे, है ना। तो हम ऐसा पता कर लेते हैं, बेसिकली नेट जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन होगा वो हो जाएगा θ1 माइनस θ2 प्लस θ1, ठीक है। तो बेसिकली 2θ1 माइनस θ1 को लिख देंगे NV1 माइनस NR1 इंटू A1, माइनस θ2 को लिख देंगे NV2 माइनस NR2 इंटू A2, that will be twice of 1.52 minus 1.48 multiplied by 2 degrees माइनस सेकंड वाले को क्या लिख देंगे 2.02 minus 1.48 multiplied by 8, that is 4 degrees। तो नेट डिस्पर्शन तो 0 है, नेट एंगल ऑफ डिस्पर्शन comes out to be 0, और नेट मीन डेविएशन की वैल्यू अगर निकालें तो वो भी वही होगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y, that is 2 times delta y1 minus delta y2, n y1 minus 1 into a1 minus n y2 minus 1 into a2। तो डेल्टा नेट जीरो कैसे आया? हाँ बेटे, तो थीटा नेट जीरो कैसे आया सर? 0 कैसे आया ये कैलकुलेशन करो ना बेटे। 2 इंटू 2 4 डिग्री हो रहा है, और ये ये चीज क्या लिखी हुई है 0.04, और ये भी लिखा हुआ है 1.98, सॉरी यहाँ ये क्या है 1.98 है ना। हाँ सर, अभी बराबर। हम्म, ये वैल्यू 1.98 एन वाई वन माइनस वन इंटू वन माइनस एन वाई टू माइनस वन इंटू टू, तो एन वाई वन क्या दिया हुआ है हमको 1.50 माइनस वन इंटू ए वन कितना है बेटे 2 डिग्री माइनस एन वाई टू दैट इज 2 माइनस वन इंटू ए टू कितना दिया हुआ है दैट इज 4 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 4 डिग्रीज इंटू 0.5 माइनस 1 into, so this will come out to be 2 degree minus 4 degree, that is minus 2 degree। माइनस 2 डिग्री को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 डिग्री, देखो ये दोनों पहले दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट करेंगे राइट, और बीच वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बीच वाले के साइन को नेगेटिव लिया हुआ है एक तरीके से, तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ये बात समझ में आई बच्चों सबको? यस सर। हाँ सर। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और हम लेते हैं फाइनली। मान लो हमें ऐसा दिया जा रहा है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल of a lens of focal length ten centimeter is 0.04. Dispersive power of material of a lens of focal length 10 centimeter is 0.04. Find the difference in focal lengths of the above lens for violet and red
अब देखो बेटे, इसमें ध्यान दो कि हमने ये बात पढ़ी थी कि जो डिस्पर्सिव पावर होती है वो माइनस df बाई f के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली, राइट। ये माइनस df का मतलब क्या है? फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट माइनस फोकल लेंथ फॉर रेड डिवाइडेड बाय f का मतलब है फोकल लेंथ फॉर येलो, या माइनस साइन को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ले जा करके इस तरह से भी लिख सकते थे। तो हमें फोकल लेंथ फॉर रेड माइनस फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट सिंपली कितना पता चल जाएगा? डिस्पर्सिव पावर इनटू फोकल लेंथ फॉर येलो, जो कि मीन फोकल लेंथ है। हमें जो 10 सेंटीमीटर दी हुई है उसको मीन फोकल लेंथ ही मान सकते हैं। तो 0.04 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 0.4 इसका आंसर। अच्छा, एक बात ध्यान दो कि कई लोग इस एक और फॉर्मूला मैंने बताया था क्या? ओमेगा इज 1 बाई फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट माइनस 1 बाई फोकल लेंथ फॉर रेड डिवाइडेड बाई 1 बाई फोकल लेंथ फॉर येलो। ये भी देखा था अपन ने, इस तरह से भी कर सकते थे, है ना। ये सेकंड मेथड में बता रहा हूं। तो ओमेगा और ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर से आ जाएगा फोकल लेंथ फॉर रेड माइनस फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ रेड इनटू फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट। अब देखो, फोकल लेंथ ऑफ रेड इनटू फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट को लगभग हम क्या लिख सकते हैं? फोकल लेंथ फॉर येलो का स्क्वायर। तो बेसिकली तुम्हारे पास यही आ जाएगा कि फोकल लेंथ फॉर येलो इनटू ओमेगा is approximately equal to fr minus fv, या fr minus fv की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 0.4 इसकी वैल्यू। ये बात समझ में आती सब लोगों को बेटे? हाँ सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं और पढ़ेंगे किसके बारे में? लेट अस टॉक अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
देखो बेटे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको समझते हैं अपन। और उनको समझने के लिए हम ब्रीफली वर्किंग ऑफ आई के बारे में समझते हैं। देखो, आंख जो होती है वो एक स्फेरिकल बॉल के जैसी होती है, राइट? इट इज लाइक अ स्फेरिकल बॉल। और हमें सिर्फ इसका ये आगे आगे का ही पार्ट नजर आ रहा होता है ना? पूरी बॉल नहीं नजर आ रही होती, काफी हमारे बॉडी के अंदर होती है, अपने फेस के अंदर होती है, सिर्फ इतना पार्ट ही अपने को इसका नजर आता है। और इसमें भी क्या है, एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, आई लेंस। और ये वाला जो पार्ट होता है ये बेसिकली रेटिना। ठीक है, ये जो आई लेंस होता है ये बेसिकली इसमें कोई फ्लूइड यहाँ पर फिल होता है, इट इज फिल्ड विद सर्टेन फ्लूइड, एंड because of the shape it and that fluid, it behaves like a converging lens. और ये जो मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। और ये सिलियरी मसल्स जो होती हैं, these are flexible muscles। which help in changing focal length of the eye lens by changing radius of curvature। changing focal length of eye lens by changing radius of curvature। ये सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो सकती है बेटा, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर के, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के कुछ इस तरह की टर्म शेप ले सकता है, थोड़ा एक्सपैंड होकर के ऐसा शेप। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो ये फोकल लेंथ इसकी एडजस्ट हो। फोकल लेंथ क्यों एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि देखो, ये जो पूरा स्फेरिकल बॉल है इसकी डायमीटर फिक्स है, राइट? और आई लेंस को इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनानी होती है फॉर अस।
to be able to view any object. The lens of the eye must form image of the object at the retina of eye. है ना, इमेज की पोजीशन फिक्स हो गई। अब इमेज की पोजीशन फिक्स हो गई तो क्या हो गया बेटे? अच्छा, ये रेटिना है ना, रेटिना के पीछे लगे होते हैं सेंसर, सेंसरी कोन्स एंड रॉड्स, है ना। वो सेंसरी कोन्स एंड रॉड्स जो हैं, उन पे जब लाइट रेज फोकस होती हैं तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और वो मतलब हम फाइनली ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाते हैं कि हाँ, ये इस कलर का है, इस शेप का है। ये सारी बातें अपन उनकी मदद से कर पाते हैं। वो रेटिना से ही जुड़े हुए होते हैं, तो रेटिना पे ही रेज फोकस होनी चाहिए, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिख पाता है। अब देखो, अगर इसमें फिजिक्स की बात करें तो आई लेंस के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाता हूँ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये जो v है ना, v तो फिक्स हो गया, v तो क्या हो गया? कैपिटल डी। जहां पर ये डिस्टेंस, इसको कैपिटल डी, है ना, रियल इमेज बन रही है। माइनस ऑब्जेक्ट मान लो कुछ x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अगर आई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, लेट्स से, some distance x from the eye lens, तो u को माइनस एक्स रख देंगे और ये बराबर होगा 1/f। तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा? 1/d प्लस 1/x इक्वल टू 1/, है ना। अब देखो यहाँ पर d फिक्स है, बट x इज वेरिएबल, है ना। x क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि focal length of eye needs adjusting for this equation to remain satisfied. f को एडजस्ट करना पड़ेगा, किसके हिसाब से? x के हिसाब से, है ना। तो वो पावर होती है आई के पास, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, आंख आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। देखो x और f में क्या रिलेशन होता है? एज x इंक्रीजेस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस मस्ट इंक्रीज, है ना। And as x decreases, focal length of eye lens must decrease. x बढ़ेगा तो focal length बढ़नी चाहिए, x कम होगा तो focal length कम होनी चाहिए। तो देखो, फोकल लेंथ ज्यादा का मतलब क्या है? फोकल लेंथ ज्यादा में क्या होता है? आई मसल्स अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंचती है। इनफैक्ट ये देखा जाता है कि एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी,
ciliary muscles are most relaxed. सबसे ज्यादा रिलैक्स सिलेरी मसल्स कब होती हैं? जब हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो सिलेरी मसल्स आर मोस्ट रिलैक्स्ड. And as x decreases, strain on ciliary muscles increases. लेकिन उसकी एबिलिटी ऑफ कोर्स होती है कि वो क्या है, स्ट्रेन अपने आप को कर सकता है. जितना पास का ऑब्जेक्ट देखोगे वो स्ट्रेन आप पर उतना ज्यादा हो. ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कई बार ना ऐसे, जैसे तुम लोगों को भी मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ कि क्या है. जैसे तुम लगातार आजकल ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर स्क्रीन पर काफी समय तक देखते रहना पड़ता है. तो अ, देखो जब हम पास के ऑब्जेक्ट को बहुत देर तक देखते रहते हैं ना, पास के ऑब्जेक्ट को बहुत देर तक देखते रहेंगे तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स पे स्ट्रेन जो है वो लगातार बना रहता. ठीक है, तो सिलियरी मसल्स पे स्ट्रेन लगातार बना रहता है, तो उसकी वजह से क्या है, वो मसल्स आर अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, so they lose their flexibility. And when they lose their flexibility, so what happens is that over a period of time, if it happens for a long duration, तो क्या होगा, फिर हमें आंख जो है वो उसी डिस्टेंस के लिए ज्यादा सेट हो जाती. फिर जब आपको कभी दूर का ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत पड़ेगी तो दिक्कत महसूस हो. तो इसके लिए क्या है, डॉक्टर्स सजेस्ट दिस एक्सरसाइजेस कि आप क्या करो, अपनी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, जैसे आप किसी हॉल में बैठे हो तो उस समय पर ये प्रैक्टिस करो कि एक किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखा, फिर अचानक से दूर के ऑब्जेक्ट को देखा, नजर हमने उठा ली थोड़ी सी, अपनी आंख को किसी दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की कोशिश की, विंडो के बाहर देखा, खिड़की के बाहर दूर का ऑब्जेक्ट कोई देखने की कोशिश की, फिर वापस पास का ऑब्जेक्ट देखा, फिर वापस दूर का ऑब्जेक्ट देखा, फिर वापस पास का ऑब्जेक्ट देखा, फिर दूर का ऑब्जेक्ट देखा. तो उससे क्या होता है, जैसे अपन अपनी नॉर्मल बॉडी की मसल्स को स्ट्रेच करते हैं सो दैट दे रिमेन फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी, उसी तरह से आंख की मसल को स्ट्रेच करके वापस से रिलैक्स करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट को देखा, फिर दूर के ऑब्जेक्ट पर नजर उठाई, दूर के ऑब्जेक्ट को देखा, तो उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी रहती है. अपनी डेस्क पे बैठे बैठे भी कर सकता है. कई सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनको उनको भी लंबे समय तक जो है 8-8 10-10 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो उनको भी ये सजेशन दिया जाता है इस तरह से करते.
अब देखो, अगर हम अच्छा, एक बात और है कि एक ऑब्जेक्ट की साइज का परसेप्शन क्या होगा, है ना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हर बार क्या होता है बेटे, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है। अब देखो, अपन अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमें ये पता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस V बाई U होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस कितना होता है, V बाई। Q. अब यहाँ पर V फिक्स है। V फिक्स है, इसका मतलब क्या है, U जितना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कम मैग्निफिकेशन हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है कि लेट्स से मैं दो केसेस कंसिडर करता हूँ। एक बार ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, आंख के पास में रखा। एक बार ऑब्जेक्ट को आंख से दूर रखा। दोनों केस में हाइट ऑब्जेक्ट की सेम। तो जब पास है तो मैग्निफिकेशन उसका कम आएगा, और जो मैग्निफिकेशन कम आएगा तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर अपने को इसकी इमेज ट्रेस करनी है कि कहाँ पे इमेज बनेगी, तो अपन क्या करते हैं कि ये जो टिप है हेड, उससे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रे बनाते हैं, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगी वो स्ट्रेट पास हो जाएगी आंख के लेंस से। तो और इस वाले पॉइंट से रेस जा करके स्ट्रेट ऐसे पास हो जाएगी। तो अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज ए डैश बी डैश इस तरह की। मतलब ये जो लेंथ आ रही है ना, ये बेसिकली परसेप्शन होगा अपना इसकी इमेज की लेंथ का। ए डैश बी डैश की लेंथ से हम ऑब्जेक्ट ए बी की हाइट को परसीव करेंगे, और उसकी जगह अगर मान लो इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं दूर मूव करवा दूं इस तरह से, तो उस केस में क्या होगा, इमेज छोटी रह जाएगी। इमेज इस तरह की, इसको मैं ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना। तो इस वजह से क्या है, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट है तो उसका मैग्निफिकेशन कम हो जाता है, तो इसलिए दूर का ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई देता है। हम अपनी बिल्डिंग के हायर फ्लोर से अगर नीचे चलती हुई किसी ऑब्जेक्ट को या कार वगैरह को देखेंगे तो वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पास से वही ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। तो जो क्यों, क्योंकि अगर दूर से देख रहे हैं तो उसकी इमेज रेटिना पे छोटी बनती है, पास से देख रहे हैं तो उसकी इमेज रेटिना पर बड़ी बनती है ना। अच्छा, देखो, कोई ऐसे ना सोचे कि सर ये तो इमेज इन्वर्टेड बनी है तो हमें तो पूरी दुनिया उल्टी दिखनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब क्या है वो अपने ब्रेन में इस तरह का आगे मैकेनिज्म है कि वो हमें ऐसा उल्टी दुनिया नहीं दिखाई दे रही है, सीधी ही दिखाई देती है। दैट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट। लेकिन ये लेंस तो, हाँ, ये लेंस की बात करें तो ये तो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा तो इन्वर्टेड। अब देखो बेटे, बात क्या है कि हम बेसिकली, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज फिक्स, ये वाली डिस्टेंस फिक्स है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इमेज की हाइट बनेगी ना, वो इस एंगल के प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शन में होगी। हाइट ऑफ इमेज विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल, क्योंकि क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स है भाई। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से रखा हुआ है, ये आई लेंस, और ऑब्जेक्ट से मैं एक रे ड्रॉ करूं किधर, टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के प्रोपोर्शन में आएगी क्या, हाइट ऑफ इमेज, राइट। और ये एंगल और इधर जो एंगल बन रहा है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, these two are vertically opposite angles। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई है ना, इस एंगल के प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ इमेज will be proportional to theta। ठीक है, तो हमें जब ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वो उसकी हाइट हमें उसकी एक्चुअल हाइट के हिसाब से नहीं दिखाई देती, वो हमें इस हिसाब से पता लगता है कि वो आंख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द, इसके हिसाब से थीटा का डिसीजन होता है। थीटा ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। अब देखो, थीटा बड़ा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा है, ठीक है, वो हमें दिख नहीं रहा, हम चाहते हैं कि क्लियरली दिख जाए वो हमको, तो हम क्या करते हैं, उसको पास लाके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पास लाने से क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट एट द आई इंक्रीजेस, एंड हेंस हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। तो अब ये पास लेकिन कितना ला सकते हैं अपन, ध्यान दो, जैसे जैसे तुम पास ला रहे हो ऑब्जेक्ट को, तुम्हारी सिलेरी मसल्स और स्ट्रेन होती जा रही है ना, उसको, सिलेरी मसल्स को स्ट्रेन होकर के वो फोकल लेंथ को लगातार एडजस्ट, आंख का लेंस कर रहा है, जब पास ऑब्जेक्ट को ला रहे हो तो आंख का लेंस अपनी फोकल लेंथ को सिलेरी मसल्स की मदद से लगातार एडजस्ट कर रहा है, तो सिलेरी मसल्स पे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। वो क्या बिल्कुल इनफाइनाइटली स्ट्रेच हो सकती है क्या, तुम, वो इनफाइनाइटली स्ट्रेच नहीं हो सकती, इनफाइनाइटली कंप्रेस नहीं हो सकती। तो क्या होता है, एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। या डिस्टिंक्ट, ये जो लिमिट होती है एक हेल्दी आई के लिए, दिस लिमिट फॉर अ हेल्दी आई इज 25 सेंटीमीटर। ये बेसिकली होती क्या है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस
of the object from the eye so that its image gets formed on the retina. Sir, maximum distance, no? Minimum distance, not maximum. Maximum Yes, sir. तो infinity Sorry, हो sir. सकता समझा, sir. है ना बेटा? ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, उससे पास नहीं ला सकते आप. This is the minimum distance of the object from the eye so that its image gets formed on the retina. Maximum की कोई लिमिट नहीं है. Maximum distance तो infinity होती है. Yes, sir. समझा, sir. ये डिस्टेंस हेल्दी आई के लिए क्या होती है? 25 सेंटीमीटर्स. जैसे जैसे ऑफ कोर्स क्या होता है, एज बढ़ती है, ये डिस्टेंस जो है वो, है ना, एक तो नेचुरली ही एज बढ़ने के साथ साथ ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है ना. मतलब जो एजेड लोग होंगे, हो सकता है कि एक यंग हेल्दी पर्सन जो है वो 25 सेंटीमीटर के तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए. जैसे जैसे एज बढ़ेगी हो सकता है वो उसको जो है वो 40 सेंटीमीटर के बाद ही पास में लाने पर ही उसको ब्लर ऑब्जेक्ट दिखने लग जाए. तो वो एज के साथ चेंज. लेकिन नॉर्मली जब तक नहीं दिया जाए तो क्वेश्चन में इसको 25 सेंटीमीटर मानना है. अच्छा, ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है, इसको कैपिटल डी सिंबल से अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो कैपिटल डी मैंने यहाँ पर आंख की डायमीटर के लिए भी यूज किया था, उससे कंफ्यूज मत करना इसको. इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि इसको हटा करके मैं 2R ही लिखूं ताकि तुम उससे कंफ्यूज करो ही ना. ठीक है. कैपिटल डी एक स्टैंडर्ड सिंबल है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर के लिए, जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन के लिए यूज करते हैं. नाउ अब देखो क्या होता है, हमें एक्सटर्नल मदद की जरूरत क्यों पड़ती. ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस करेंगे कि हेल्दी आई है, कोई आंख में कोई दिक्कत नहीं है, 25 सेंटीमीटर उसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है ना. उस आदमी को भी कभी कभी एक्सटर्नल एड की जरूरत पड़ती है, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है. क्यों? मान लो हमें बहुत छोटा ऑब्जेक्ट देखना, वी वांट टू व्यू अ वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. जैसे तुमने घर में शायद कभी देखा हो, पुराने लोगों के पास मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ करता, है ना. दे यूज्ड टू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर वो बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, इट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस, नथिंग मोर देन अ कॉन्वेक्स लेंस. जैसे मान लो किसी को कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने कुछ एक्सकेवेशन में कुछ मिला पुराना हिस्टोरिक, कुछ उसको डॉक्यूमेंट मिला, उसको वो लेकिन बहुत छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है, तो उसको वो देखना चाहता है ना. यानी कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज इतनी छोटी है कि उसको हम जब 25 सेंटीमीटर तक भी ले आए ना, तब भी वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा. तो हमारी क्या कोशिश रहेगी कि हम उसको 25 सेंटीमीटर के और पास लेकर आए.
25 सेंटीमीटर से पास लेके आएंगे तो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बढ़ेगा। लेकिन लेकिन क्या है, उसके बाद आंख मसल्स, आंख की जो मसल्स हैं वो और अब फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे केस में जब हम किसी बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब हमें एक एक्सटर्नल मदद की जरूरत पड़ सकती है, इवन दो वी आर हैविंग अ परफेक्टली हेल्दी आई। तो उस केस में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं क्या बेटे, सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope is also known as magnifying glass. It is nothing but a, इसका कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन तो क्या है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस होता है और इसको क्या करते हैं, इट इज केप्ट वेरी क्लोज टू द आई। It is kept very close to the eye and it is used to view objects of very small। अरे भाई ये काम कैसे करता है कि आंख तो जो है वो है, और आंख के सामने हम क्या लगा देते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल ऐसा भी होता है, इस तरह से भी कन्वर्जिंग लेंस को शो किया जाता है। अब देखो इस, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ को एफ मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखते हैं कि वो इसके फोकस और पोल के बीच में आए, है ना। मतलब ये डिस्टेंस अगर एफ है तो ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस के अंदर अंदर रखा जाता है इस तरीके से। और हमें पता है कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर कन्वर्जिंग लेंस उसकी वर्चुअल वर्चुअल इमेज। लार्ज इमेज और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस क्या होगा, इसकी इमेज ऐसे पीछे कहीं पे बना। और ये जो इमेज है इसको मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहूँ, इसको एच डैश बोल देता हूँ। तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस या इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसा बोल सकते हैं। And it acts as
ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। ठीक है, तो आई लेंस जो होगा, ये आई लेंस के आंख में तो वो रेज जाएंगी जो लेंस रिफ्रैक्ट करेगा, और रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इमेज होता है। तो आंख को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, आंख को तो ये इमेज दिखाई देगा। अब एक बात आप समझो कि ऑब्जेक्ट जितना एंगल आंख पे सबटेंड कर रहा है ना, उतना ही ये इमेज भी सबटेंड कर रही है। क्यों? Yes, sir. एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट and its image formed by simple microscope subtend same angle at the eye। उसने इमेज को बड़ा तो किया, एनलार्ज तो किया, मैग्नीफाई तो किया, लेकिन दूर भी शिफ्ट कर दिया, और एंगल सबटेंडेड तो सेम ही आ गया सब। अब एंगल सबटेंडेड सेम आ गया तो हमने तो कहा था यार कि आंख का लेंस जो इमेज बनाएगा वो तो एंगल सबटेंडेड पे डिपेंड करेगा, तो फिर उसकी साइज तो एंगल सबटेंडेड पे डिपेंड करेगी, तो क्या कोई फायदा नहीं हुआ क्या हमको? हुआ सर। फायदा हुआ हमको। क्या फायदा हुआ? हम क्या करेंगे, हम एफ को, जो फोकल लेंथ ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसको पहले ही कैपिटल डी से कम रखें। एफ यूज ऐसा करेंगे कि क्या हो, वो 25 सेंटीमीटर से छोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन थी, उससे भी आप पास में ऑब्जेक्ट को ले आए, है ना। 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट तो यहाँ कहीं पे रह गया, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो कि इस पोजीशन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता, 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रख देता, और फिर मैं आंख से उसको देखने की कोशिश करता डायरेक्टली, बिना इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद के, तो मेरे को वो दिख ही नहीं पाता। दिख पाता क्या? So strain अगर बढ़ मैं जाता है। ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तो लिमिटेशन होती है सिलेरी मसल्स की, 25 सेंटीमीटर से पास के ऑब्जेक्ट को वो रेटिना पे फोकस ही नहीं कर पाता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो मैंने, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था कि मैं एंगल बढ़ाऊं। तो एंगल मैंने कैसे बढ़ाया, मैं ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी पास ले आया। 25 सेंटीमीटर से भी पास ले आया तो एंगल सबटेंडेड एट द आई मेरा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। लेकिन अभी समस्या ये आ रही है कि अगर मैं कोई लेंस यूज नहीं करता हूं, तो क्या हो रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आंख को देखना पड़ेगा, और आंख का रेटिना, उस आंख का लेंस रेटिना पे फोकस उसको नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस लेंस का क्या काम है, इस लेंस का काम ये है कि इस लेंस ने बिना एंगल को चेंज किए ऑब्जेक्ट को दूर शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रही बात? तो क्या हुआ, आपने पास ला करके एंगल बढ़ा दिया था, दिक्कत हो गई थी कि डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन से कम हो गई थी। उस डिस्टेंस को आपने कैसे बढ़ा दिया, लेंस की मदद से उस डिस्टेंस को बढ़ा दिया, और डिस्टेंस भी बढ़ गई और एंगल भी चेंज नहीं हुआ। तो अब जो मेरी आंख जिसको देख रही है, वो ज्यादा एंगल सबटेंड कर भी रहा है, और 25 सेंटीमीटर से उसकी डिस्टेंस ज्यादा भी है। तो अब इसको फोकस करने में आंख को दिक्कत नहीं आएगी। ये बात समझ में आती बेटे? Yes, sir. तो क्या हो गया, हमारा काम बन गया। अब मैं जब इसका कंपैरिजन करता हूं ना, तो किससे कंपेयर करता हूं मैं, ध्यान दो। जैसे ये आंख का लेंस है, तो एक नेकेड आई पे
on a naked eye, what is the maximum angle that an object can subtend on naked eye? तो वो जो मैक्सिमम एंगल एक ऑब्जेक्ट नेकेड आई पे सबटेंड कर सकता है और क्लियरली देख पाए अपन उसको, वो एंगल क्या होता है बेटे? उसको मैं थीटा मैक्स बोलता हूँ। आई कॉल दैट एंगल एज थीटा मैक्स। ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ये आई लेंस है, तो एंगल बढ़ाने के लिए जैसा कि हमने कहा था, हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से चेंज करते हैं। ये डिस्टेंस को आप कुछ स्मॉल डी मान लो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ बोल रहा हूं मैं। अच्छा ध्यान दो, वी आर डीलिंग विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, राइट? बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो टेन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं और वो वैल्यू होगी एच बाई डी के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी के वो वैल्यू होगी। और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक गिवन हाइट का ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम एंगल सबटेंड कर सकता है? न्यूमरेटर फिक्स हो गया तो डेनोमिनेटर को कम करके ही तो एंगल बढ़ा सकते हो, और डेनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या है? कैपिटल डी। तो एंगल सबटेंडेड एट द आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ये थीटा मैक्स की वैल्यू इतनी, ठीक है? अब जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की एबिलिटी मेजर करेंगे तो क्या मेजर करेंगे हम मेजर करेंगे कि इस थीटा मैक्स के कंपैरिजन में, रिलेटिव टू दिस थीटा मैक्स, उसने इस थीटा को कितना फैक्टर से इंक्रीज कर दिया है। उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा बेटे? थीटा डिवाइडेड बाय थीटा मैक्स। Angle subtended at the eye with the help of converging lens। और थीटा मैक्स क्या है? मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड at the eye, maximum angle subtended at the eye, at the naked eye। तो ये जो थीटा जो है, इसको हम लिख लेते हैं h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और थीटा मैक्स को लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कैपिटल डी बाय, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल। यहाँ पे स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई व्हेन सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो ये समझ में आया सिंपल माइक्रोस्कोप ने कैसे मैग्निफिकेशन अचीव किया। हम ऑब्जेक्ट को क्या किए? पास ले आए आंख के,
है ना, हम ऑब्जेक्ट को आंख के पास ले आए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से भी पास में ले आए, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन से पास में ले आए, तो अपने आप एंगल सबटेंडेड एट द आई बढ़ गया। लेकिन नेकेड आई की मदद से देखते तो उसको फोकस नहीं कर पाते, तो क्या किया हमने, एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर लिया, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा है, ताकि ये इसकी कैसी इमेज बना दे, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना दे। तो क्या हुआ, जो हमने पास ला करके एंगल को बढ़ाया था, उस एंगल को बिना चेंज किए ऑब्जेक्ट को दूर शिफ्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, दूर शिफ्ट कर दिया। तो हमारा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और एंगल भी बढ़ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर बाकी जो है वो अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी तुम लोग का टाइम हो गया होगा, और मैं, हाँ, नोट्स भेज रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, पेपर कैसा हुआ भाई आप लोगों का, कल पेपर था? तुम्हारे मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं यार, ये मेरे को बताना, इंडिविजुअल मैसेज भेज के। सर अभी टोटल मार्क्स आया है, वो एक एक सब्जेक्ट का नहीं आया, वो पीडीएफ आएगा तभी बता देंगे। अच्छा ठीक है बेटे। लेकिन अगर किसी ने खुद खुद से इंडिविजुअली कैलकुलेट कर पाया है तो भेजना। ठीक है बच्चों, ये मैंने नोट्स भेज दिए हैं, तुमको मिल गए? सर मिल गया। ओके बेटा, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क क्या रहेगा अगली क्लास के लिए आप लोगों का? सेक्शन एच तो मैंने होमवर्क में तुमको दे ही दिया था पहले। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 ये डिस्कस करेंगे अपन, और एक्सरसाइज 2 का भी पार्ट 3 ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।